हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं कालीचरण जी। कालीचरण जी पर्यावरणविद हैं, साहित्यकार हैं और चिंतक हैं। कालीचरण जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कालीचरण जी, जैसा कि ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट की परंपरा है कि हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हम आपसे सीधे अपने श्रोताओं के लिए, अपने दर्शकों के लिए, भारत के और ट्रू मीडिया के दर्शकों के लिए आपसे प्रश्न करते हैं कि भारत में पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है जी। और पर्यावरण जो है आज का सबसे ज्वलंत विषय है जी। और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और इस प्रदूषण के पीछे एक तो वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, जैसे पृथ्वी से ये गैसेज हैं उनका उत्सर्जन हो रहा है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CFC गैसेज वगैरह हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें AC और फ्रिज, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज कर रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा ये प्रभावित हो रहा है। अब इस समस्या के निदान के लिए ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, इसमें हम सबको मिलकर साथ चलना होगा और उसमें भी थोड़ा समय भी देना होगा, तब जाके इसकी समाधान जो है निकल सकेगा। जी, हम आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए? पर्यावरण को बचाने के लिए देखिए, पंच महाभूत पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं और इन्हीं के अंदर वनस्पति जगत भी है, जीव जगत भी है। हम भी इसी के अंतर्गत रह रहे हैं। और वनस्पति जगत में जो पेड़ पौधे हैं वो सब तत्वों के साथ जुड़े हुए हैं और उनके शांत रहते हुए भी वो अपनी एक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसे वो तत्व समझ लेते हैं और तत्वों की भाषा को वो समझ लेते हैं, मगर हम मानव होते हुए उनकी भाषा को ठीक से समझने में असमर्थ हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पेड़ों को जो काटा जा रहा है तो हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं। तो पेड़ों को न काटा जाए और बल्कि इन वृक्षारोपण और भी अति आवश्यक है, क्योंकि हम अगर पूरे ग्लोबल की बात करें तो 2020 में 774 पॉइंट समथिंग अरब के करीब जनसंख्या कुल होती थी। अब 2022 भी गई, 23 भी गई, तो 8 अरब से ऊपर की आबादी है। और एक हमको प्राणवायु की ज़रूरत होती है 550 लीटर 24 घंटे में, जिसमें हम 21,600 सांसें लेते हैं। और एक मेच्योर पेड़, यानी पेड़ को हम लगाएंगे पौधे के रूप में तो कुछ साल उसको जो है वृद्ध होने में, वो बढ़ने में लगेंगी, तब जाके वो प्राणवायु रिलीज अच्छे से कर सकेगा। और वो 227 लीटर जो है 24 घंटे में कर पाता है। और उसके हिसाब से जो रेशियो है वो कम पड़ रहा है और प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए प्राणवायु भी जहरीली होती जा रही है, जो हमारे अस्तित्व के लिए हानिकारक है, खतरा बनी हुई है। जी हाँ। जी, हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पर्यावरण के लिए ये भी जानना चाहेंगे कि पर्यावरण के लिए आज के समय में सबसे बड़ा खतरा क्या है? पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है जहरीली गैसें। जी। वाहनों को धुआं उत्सर्जित हो रहा है, वो वायुमंडल में मिक्स हो रहा है। कल कारखाने चल रहे हैं, वो सब उसी में मिक्स हो रहा है। और ये सीमेंट का कहीं काम हो रहा है, कहीं ऊन का काम हो रहा है, कहीं रंगाई का काम हो रहा है, तो वो उसमें केमिकल्स का भी जो है वो प्रभाव होता है, वो मिश्रित हो जाते हैं। तो अब ये गैस जो है जहरीली बन जाती है। तो
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और CFC गैसेस, और ये सारी गैसें एक जहर भरा गुब्बारे की तरह गुबार बन जाता है। और ये गुबार जो है वायुमंडल को चीरता हुआ हमारे ऊपर जो छतरी नुमा ओजोन आवरण है जी, जो हमें एक रक्षा कवच की तरह कार्य करता है, उसमें इसने छेद कर दिया सब गैसों ने मिलके। और वो छिद्र जो है इतना बड़ा होता चला गया है कि अगर आज से ही हम अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह सब कुछ बंद कर दें तो 80 साल से ज़्यादा का समय उनकी भरपाई के लिए लगेगा, जो कि संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर जो है ये हमारे अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है और चिंता का विषय बना हुआ है, और इसमें हमें तुरंत ही कदम बढ़ाने चाहिए। और समाज सेवियों को भी आना चाहिए, इसमें पब्लिक को आना चाहिए, स्कूलों को आना चाहिए, और सरकार को भी इसमें प्रोत्साहन देना चाहिए। हालांकि पर्यावरण वन मंत्रालय जो है बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, मगर हम यही नहीं सोच लें कि सिर्फ मंत्रालय वाले ही सब कुछ करेंगे। इसमें सबकी भागीदारी जो है बहुत ही आवश्यक है, तभी ये समस्या का समाधान हो सकता है। इस जो होल जो हमारा ओजोन का बड़ा होता जा रहा है जी, उससे भारतीय या विश्व के मानव को क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जो है ये जो ओजोन आवरण में जो छिद्र हो रहा है जी और बढ़ रहा है, तो उससे सूर्य की किरणें जो बड़ी सूक्ष्म होती हैं, तो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं, और पृथ्वी पर आकर जो जीव जगत है उसमें कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां फैलाती हैं। और उनको महसूस करने का हम मनुष्य होते हुए ये महसूस कर सकते हैं कि हमारा जी मिचला रहा है और परेशानी हो रही है, तो इस तरह की सिम्टम्स भी उसके होते हैं जो। मगर कैंसर की भयानक समस्या जो है वो उसी कारण से हो रही है, और वो लगातार बढ़ रही है। तो मनुष्य के अलावा जो इस सृष्टि के पशु और पक्षी हैं उनको भी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जहर तो जहर है, चाहे वो सूर्य की किरणों के रूप में, अल्ट्रावायलेट रेज के रूप में आ रहा है, या पानी में मिलके चल रहा है। जो अब पंजाब साइड में जहाँ गन्ने के से चीनी बनाने के कारखाने, वहाँ उसका जो वेस्ट वाटर है उसको वहाँ भी और भी जगह, पहले तो वो ऐसे ही छोड़ते रहे, कहीं खाली ज़मीन पर छोड़ दिया तो वो ज़मीन जो बैरन हो गई। मगर एक आध एग्जाम्पल ऐसा आया है कि 500-600 मीटर की गहराई से अगर बोरिंग होल किया है तो वो पानी ही जो है ऐसे एल्कोहल टाइप का पानी निकल रहा है, जहाँ गाय हैं और उन गायों के जो है ऐसी बीमारियां हैं कि जो उनके शरीर पे बड़ी बड़ी गांठें निकल के आ रही हैं जो। तो ये एक ऐसी समस्या है। उन गायों का हम लोग दूध भी पीते हैं जी, तो ये तो सबके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल, फसल में भी उसका असर कहीं न कहीं होता है जी। तो कुल मिलाकर हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और ये जरूरी हो जाता है कि इस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। वर्तमान में जो मनुष्य जो बीमार होता है तो वो दवाई लेता है जी, एलोपैथिक दवाई लेता है और दवाइयाँ खाता है। जब उस दवा की डेट एक्सपायर हो जाती है रखे किसी कारण से, तो वो मनुष्य उसे कूड़े में डाल देता है, और वो कूड़ा जाके कूड़ा घर में जाता है या वो ज़मीन में दब जाता है। उस दबी हुई दवाइयों से भी वातावरण प्रदूषित होता है। उसके क्या नकारात्मक तथ्य हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, बिल्कुल आपने सही बात पूछी है। इन दवाओं का जो एक्सपायरी डेट है वो तो फिर दवाओं का, पहले दवाएं एक तरह से अमृत का काम करती हैं, वही दवाएं जहर का काम शुरू कर देती हैं जी। और वेस्ट जो है वो अपने आप में खुद में जहर है। जहाँ प्लास्टिक का ढेर होगा वहाँ ऑक्सीजन ना के बराबर होगी या होगी ही नहीं जी। तो इनसे तो नुकसान ही नुकसान है जी। तो प्लास्टिक यूज भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, और 85 और लाख टन जो है थैलियाँ ऐसे ही वेस्ट हो जाती हैं शादी समारोह जमीन में दब जाती हैं, उससे भी उर्वरकता खराब हो जाती है। लेकिन इसके लिए मनुष्य को, मानव को क्या करना चाहिए इस विषय के लिए? इसके लिए कि एक तो प्लास्टिक यूज हमें बंद ही कर देना चाहिए जी, और दवाओं के लिए डॉक्टर्स की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सही से दवाएं दें
अब तो दवाएं भी नकली आने लगी हैं जी। जो उतना असर नहीं करती हैं। और कई चीज़ें मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगा, जैसे च्यवनप्राश है, कहीं बाहर गया वो भी फेल हो गया, लैब में जाके टेस्टिंग जो में है फेल टेस्टिंग हुआ। में फेल हो गया। तो मतलब उसमें ज़्यादातर शुगर ज़्यादा मिला। हाँ शक्कर का असर पाया गया है उसमें जो है। और हम लोग कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ जो है। मनुष्य पैसा कमाने की होड़ में लगा हुआ है, बस पैसा जीवन को स्वस्थ रखने के लिए नहीं सोच रहा। हाँ वो नहीं सोच रहा है। और एक सज्जन थे, उनकी जी। बहुत बड़ी दुकान थी, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ एक पेड़ लगा देते। वो कहते हैं कि अरे छोड़ो, पेड़ से हमें क्या लेना देना है, जो हमें तो हमारी कमाई में भी नुकसान हो जाएगा जो। जी। तो इस तरह की जब सोच होगी एक पढ़े लिखे आदमी की, क्योंकि जो आदमी दवाएं बेचेगा वो मैं तो सोचता हूँ कि हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समझदार होना चाहिए जो है, मगर वहाँ वो उल्टा नेगेटिव इफेक्ट उसका बहुत बढ़ रहा है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए एक मुहिम जो है, मेरा जहाँ तक ख्याल है, प्राइमरी स्कूल लेवल से शुरू करनी चाहिए, बेसिक शिक्षा से जोड़ना चाहिए जी। और उसमें गवर्नमेंट को वो इम्प्लीमेंट कराने में सहयोग देना चाहिए जी। तब तो कुछ बदलाव आएगा, मगर उसमें भी बदलाव में कई साल लग जाएंगे उसको जो। इतना नहीं कि मतलब इम्प्लीमेंट करते ही आ जाए, ऐसा मुश्किल है। तो वो सब सोच के चलना पड़ेगा। जिस तरह से आपने पर्यावरण से और प्रदूषण से जुड़े हुई बेसिक से जोड़ने की बात कही, मेरे ख्याल सरकार और सरकारी एजेंसियों को मनुष्य को क्या खाना चाहिए, जीने के लिए क्या खाना चाहिए, क्योंकि आजकल उल्टा सीधा या मैदे से बनी हुई चीज़ें या पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा भारत एक्सेप्ट कर रहा है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं। बच्चे हो रहे हैं तो उनका भविष्य क्या होगा, इस विषय पर भी हमारे दर्शकों को आप साझा करें। हम लोग खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज हो गई जी। और क्वालिटी पर कम जोर देते हैं, उसके टेस्ट पर और क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब ये मोमोज हैं, चाइनीज फूड्स है जी, और ये सब मैदे की बनी हुई चीज़ होती हैं जी, और वो लिवर पे फर्क डालती हैं बच्चों के लिए जो है। और बच्चों को इसलिए जल्दी असर हो जाता क्योंकि वो मतलब उतना परिपक्व और वो मेच्योर नहीं होते हैं, तो वो जल्दी से जो है शारीरिक रूप से जो है उन पर असर डालते हैं। और खाने के लिए तो अब यहीं से सब हमको खुद ही मतलब जो है सोचना पड़ेगा जो है जी, जी, अब ये टेस्ट की तरफ न भागें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं, जैसे दालें भी खा सकते हैं हम, कुछ और भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, हमारे खेतों की सब्जियां हैं जो भले ही थोड़ा सा महंगी आए जो, तो उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हमें। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं हमारे ट्रू मीडिया के दर्शकों को। हम आगे चलते हैं। जैसा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रूस, कनाडा, ब्राज़ील, अमेरिका में अत्यधिक पेड़ों की संख्या है। अगर हम शुरुआत करते तो इन देशों में सबसे ज़्यादा वृक्ष हैं, पेड़ हैं, लेकिन भारत में मात्र 35 अरब पेड़ ही बचे हैं। ये भी कम होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, एक तो वो ब्राज़ील को अलग कर दिया जाए जी, रूस, कनाडा वो ठंडे देशों की कैटेगरी में आते हैं जी। ब्राज़ील में तो बहुत ज़्यादा पेड़ हैं जो है, अमेज़न का, और वो बेसिन है तो वहाँ तो धरती का हृदय भी कहा जाता है उसको जी। और रूस की उनकी जो बात है, आबादी कम है और एरिया ज़्यादा है जी। आबादी कम होने से उन्हें ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, दूसरा वो पेड़ पौधों से छेड़छाड़ भी नहीं करते। और हमारे भारत में क्या है कि हम लोग जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार ऐसा होता है पॉकेट में पैसा नहीं है, तो हमें जो कुछ दिखाई दे जाता है तो उसी तरफ झुकाव हो जाता है। तो गाँव में, खेतों में मैंने देखा, मैं गाँव से हूँ जी, कि कुछ नहीं, बबूल का पेड़ है वही काट दिया। अब उन्हें ये नहीं मालूम है कि बबूल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पेड़ है, अगर काटेंगे तो वो सबसे ज़्यादा मतलब त्वरित के साथ में जो है मैसेज भेज देती है सभी पेड़ों के साथ कि देखो हमारे साथ ये हो रहा है जो। हम आगे बढ़ते हैं कालीचरण जी, जैसा कि बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। ये जानकारी अगर बेसिक शिक्षा में जोड़ी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति जो है जागरूक हो सकता है और अपने जीवन को बचा सकता है, और जीवन की आयु भी लंबी हो सकती है इससे। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और धूल मिट्टी
और शोर को ऑब्जर्व करते हैं। ये विशेषता पेड़ों के अंदर है, ऐसा मनुष्य को बहुत कम पता है। इस विषय में भी हमारे दर्शकों को जागरूक करें। देखिए, धूल को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि पेड़ जो है जी उनके जीने का, सांस लेने का सहारा जो जमीन के अंदर जल है जी वो कहीं न कहीं से सोख लेते हैं, नहीं तो पेड़ होगा ही नहीं। जी तो उससे उसकी हरियाली होगी और हरियाली होने से वहाँ उसके आसपास शांति होगी और धूल के कणों को भी जो है जब घनी छाया हो जाती है, घनीभूत हो जाती है जी तो आंधी भी आती है तो बहुत सारे कणों को तो वो ऊपर ही जी ले जाती है जी जो जी है। जी 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 तो उसमें पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान है। और इस संबंध में जो है मैंने एक पुस्तक लिखी है, पर्यावरण दर्पण, जी। और उसमें पेड़ पौधों की सोच समझ वो सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, सोचते भी हैं। और जैसा कि किसी ने कहा है कि ईश्वर पत्थरों में सोता है और पशुओं में स्वप्नवत होता है जी और वृक्षों में जो है सांस लेता है और आदमियों में जागृत रहता है। वाह। तो ये सारे तत्व जो हैं, मतलब पत्थर को भी हम ये ना समझे कि ये पत्थर ही है, कई बार पत्थरों के अंदर ही पेड़ मिल जाता है, छोटा मोटा जी, पौधा जी, जी, निकल जी, आता है, जी। तो वो उसके अंदर भी जीव ही मान के चले हम जो है। तो उस किताब में 3 स्कंद मैंने दिए हुए हैं, तो उसमें अच्छा जिक्र किया हुआ है। तो इस शॉर्ट वार्ता में तो जो सारी जी चीज़ें जी जी बताना जी जी मुश्किल हो जी जी जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं कालीचरण जी। जी। जैसा कि पेड़ जो है इलाके को बहुत ठंडा हाँ करते जी। हैं, शीतल करते हैं। जब ये प्रवृत्ति हमारे भारतीयों को, मनुष्य को पता है, तो अपने मौलिक जीवन को, अपने भौतिक जीवन को जीने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ हमारा रुख ज़्यादा है। जी ये ठीक है कि हम मानसून टाइप की जलवायु के अंतर्गत हमारा देश आता है, जहाँ पे 6 ऋतुएं होती हैं, जिनमें से एक ग्रीष्म ऋतु होती है। जी और ग्रीष्म ऋतु में जो है अब एसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? जी क्योंकि हम शहरों में ज़्यादातर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जॉब भी है, जिसकी वजह से अब छोटे छोटे मकानों में वहाँ तो पेड़ पौधे संभव नहीं है, मगर जब गांव में हम रहते थे तो पेड़ों का झुरमुट होता था और पूरा दिन चारपाई बिछा के वहीं पे जो है पता ही नहीं लगता, और रात भी ठंडी होती है। जी तो जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ रात भी ठंडी होती है। जब पेड़ नहीं होंगे, अच्छा उसमें भी फिर हम काटते चले जा रहे हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है। जी तो पेड़ों को जो बचाना बहुत आवश्यक है। और इस लाइन में जो है श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, चिपको मूवमेंट जिन्होंने चलाया, जी और श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी श्रीमती गौरा देवी जी और उनकी बहुत सारी साथियां, सहेलियां जो है, और वो पेड़ों से चिपक गई क्योंकि जो ठेकेदार थे उन्होंने कहा कि हम गोली मार देंगे। तो कि ठीक है, पहले हम में गोली मारो और तब फिर पेड़ काट लेना। जी जी जी। तो उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया। और एक बिश्नोई करके हैं, किसी राजा ने तो मतलब 270 लोगों को मरवा दिया पेड़ बचाने के खेजरी के पेड़ों के चक्कर में जो है। जी तो क्योंकि उनको तो अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, तो इसी से वो मतलब क्रोधित हो गए। और जिनको इन वृक्षों का महत्व पता है वो आज भी उनको पेड़ों से लगाव है। और कभी कभी मैं उत्तराखंड जाता रहता हूँ और वहाँ पर देखा है कि उनकी पेड़ों के प्रति भावना अलग है, आज भी पूजा होती है। और ये वृक्ष तो मैं तो कहता हूँ देव वृक्ष ही हैं। जी जी जी। हाँ, और उसके बिना गुजारा नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसा कि आपने बताया कि उत्तराखंड में पेड़ों को भी पूजा जाता है। आजकल ये देखा जा रहा है, जैसे आपने बताया कि व्यक्ति, युवा जॉब के लिए दिल्ली एनसीआर में भाग रहा है, बावजूद उसके दिल्ली एनसीआर में ये भी देखा जा रहा है कि कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। उनकी वजह से भी पर्यावरण दूषित हो रहा है। बिल्कुल। पहले तो मैं जो मेरी बात थोड़ी सी उसमें रह गई थी उसको पूरा कर दूं। उत्तराखंड वाली जो है जी, कि वहाँ पे शादी होती है
तो उसको वहाँ दूल्हा पेड़ लगाएगा और दुल्हन उसमें जल देगी, सींचेगी जल से। ये परंपरा है। और वहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण सिंह रावत, उन्होंने 5.5 लाख पेड़ भी लगाए और ये परंपरा वहाँ चलाई। तो उस परंपरा को मैती बोलते हैं जी। मैंने अपनी पुस्तक में भी उनका जिक्र किया है और वहाँ उसी हिसाब से उनकी भाषा में एक गाना भी प्रस्तुत उसमें किया हुआ है। जी। और अब बात रही यहाँ की एनसीआर में कंक्रीट के जंगल की, तो ये अरावली रेंज यहाँ से शुरू हो जाती है जहाँ से यमुना है। और ये खनन का सबसे बड़ा चक्कर है यहाँ पे, क्योंकि खनन से लोगों को आमदनी होती है, चाहे वो बालू ले जा रहे हैं या पत्थर काट काट के लेके जा रहे हैं। अब उनको अपना काम हो गया, पेड़ लगाने से मतलब नहीं। अगर गवर्नमेंट ये जरूरी कर दे कि भाई पर्यावरण मंत्रालय का ये काम है कि पहले परमिशन हमसे लेनी होगी और हमें पेड़ लगा के दिखाने होंगे, उनकी परवरिश करनी होगी कुछ साल तक, तो शायद वो दोबारा से जो है हरियाली और खुशहाली का माहौल पैदा हो सकता बन सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि एनसीआर में देखा गया है कि 25, 30, 35, 40 मंजिला इमारतें तैयार हो रही हैं और बहुत तेज़ी से ये उभर रही हैं। इससे भी पर्यावरण, वनस्पति को, पर्यावरण को, जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जी, क्योंकि भवन निर्माण में धूल धक्कड़ ये सब उड़ता है और वो वायुमंडल में जाता है जी। मगर जो समझदार लोग हैं वहाँ भी कोई न कोई हल निकाल लेते हैं। एक बरेली के रामवीर सिंह कोई पत्रकार हैं, उनका 3 मंजिला मकान और उस पर जो उन्होंने हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक खेती करके गमलों में के 70 लाख की खाने पीने के अलावा उन्होंने जो बिक्री कर दी और अपनी बिल्डिंग को ही हरियाली खुशहाली में बदल दिया है। वाह वाह वाह। तो इस तरह की चीज़ें तो कहीं भी जापान में भी जो छतों पे सब्जियां भी उगाते हैं, जी तो जी जी जी। इस प्रयोग को यहाँ भी कर सकते हैं। मेरे एक लखनऊ के साथी हैं, तो उन्होंने भी जो है मुझे वीडियो भेजी। इतनी बड़ी वीडियो थी जो 15-20 मिनट में बनी। छतों पे जो उन्होंने सब्जियां उगा रखी थी, तो इतना तो कर सकते हैं, कम से कम कुछ तो कंट्रीब्यूट होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम वृक्षों की बात कर रहे हैं, पेड़ों की बात कर रहे हैं कि एक पेड़ धरती से क्या क्या लेता है और इस धरती या सृष्टि को मानव के लिए क्या क्या देता है। जी, धरती से उसको देखिए, एक तो जल चाहिए क्योंकि जल जीवन है, उसके बिना गुजारा नहीं जी। और दूसरा खाने की पूर्ति। तो वो पृथ्वी से जो न्यूट्रिशनल तत्व हैं जो उसको ज़रूरत है, तो वो उससे पूर्ति हो जाती है उसकी। तो उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे आपके यूरिया या इस तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, उसकी भी ज़रूरत नहीं है जी। अगर गोबर की खाद है या फिर दूसरा ढैंचा एक पेड़ होता है, जी जी। तो उसकी खाद वगैरह पड़ती है, तो उससे वो ज़्यादा मतलब फलेगा फूलेगा। और क्या पेड़ देते हैं ये तो आप भी जानते हैं, हम जानते हैं, सभी जानते हैं जी जी। कि देखिए प्राणवायु तो देते ही हैं जिसके बिना हम कुछ ही मिनट रह सकते हैं जी। और उसके अलावा हमें फल भी देते हैं, जड़ी बूटी भी देते हैं और इमारती लकड़ी देते हैं, और क्या नहीं देते। इसी संबंध में जो है हमारे जो प्राचीन साहित्य में कहा गया है कि एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर होता है। वाह 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 वाह। तो पेड़ से बहुत कुछ हमें मिल सकता है और जहरीली गैसों को अवशोषित करते हैं और बरसात को वो जबरदस्ती बुला के क्या बात वो है। करते हैं। अब उत्तराखंड में एक पेड़ होता है बांज का, और बांज में जो है पानी की अधिकता ज़्यादा मिलती है। वहाँ कई बार लोग जैसे टोंटी लगा ली तो वो भी कर लेते हैं। जैसे वाव का एक पेड़ होता है जी, उसमें तो हजारों लीटर आता है, मगर ये बांज का भी जो है बहुत अच्छा पेड़ है और ये टेम्परेचर को बहुत कम कर देता है। अगर 40-45 डिग्री टेम्परेचर है तो उसको 20-22 पे ला सकता है, अगर उसको 10-10 फीट की दूरी पर पेड़ों को लगाया जाए। वाह वाह। 5-6 साल में वो हो जाते हैं। चलिए, हम वृक्षों की बात कर रहे हैं कि एक एक वृक्ष जो है कई पुत्रों के बराबर होता है, आपने बताया। जी। तो ये जो वृक्ष हैं
क्या ये मनुष्य की तरह भी बीमार पड़ते हैं या इनको इस मनुष्यों की तरह की कोई पीड़ा भी होती है? क्या ये रोते भी हैं? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जी। उन्होंने वृक्षों पर काफ़ी काम किया है। जो बात हमारे सामने है तो हमारे अंदर लाल रक्त बहता है जी। उनके अंदर हरित रक्त बहता है। वाह, क्या बात है। और वो महसूस भी करते हैं, जैसे छुई मुई का पेड़ जी। सभी जानते हैं कि जरा सा स्पर्श करने से वो मुरझा जाता है, जी, तो जी। वो महसूस भी करते हैं और बीमारियां भी उनमें लगती हैं। जी। अभी भी ये सीजन चल रहा है, कई पार्कों में मैंने देखा कुछ खास किस्म के जो पेड़ हैं, बहुत जो पार्कों की शोभा होते हैं, वो ऊपर से सूख रहे हैं और नीचे से भी सूखे चले जा रहे हैं जी। और वो कमी इसलिए कि बरसात नहीं हो पा रही है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को मिल रही है। हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने बहुत सारे पौधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी हमारे दर्शकों को, हम ये भी जानना चाहेंगे कि भारत में वो कौन कौन से पौधे हैं जो ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं या ऑक्सीजन देते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् गीता में कहा है जी कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ। वाह। मैं पीपल हूँ, पेड़ों में पीपल हूँ। पीपल और उसी श्रेणी में बरगद, उदुम्बर, पिलखुन, ये सारे जो हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और साहित्य में भी उनको देव वृक्ष की उपाधि दी गई है। वाह। और वट वृक्ष को मैं तो अक्षय वट कहता हूँ। अक्षय इसलिए कि उसकी कोई उम्र नहीं होती, हजारों साल हो सकती है और 10,000 साल भी हो सकती है। उसकी जो बरोह निकलती हैं वो खुद ही जमीन तक टच होके फिर एक पेड़ पैदा हो जाता है। जी जी जी। हाँ, तो उसके साथ साथ आंवला भी है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं। और शमी वृक्ष, ये तो सारी ये देव वृक्ष की कैटेगरी में। आम है, अशोक है, तो ये सारे ऑक्सीजन देते हैं। मगर पीपल और बरगद इनका नंबर पहला है। ये 24 में नहीं तो कम से कम 20 घंटे तो ऑक्सीजन रिलीज करते ही हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को प्राप्त हो रही है। कालीचरण जी, जैसा कि हम देखते हैं कि तमाम देशों में अपराध रोकने के लिए पुलिस या सेना होती है, लेकिन प्रकृति, वनस्पति, संस्कृति को बचाने के लिए कौन सी सेना या कौन सी पुलिस होनी चाहिए ताकि ये संरक्षित रहे और सुरक्षित रहें? प्रकृति को बचाने के लिए कौन सी सेना होनी चाहिए? क्योंकि ये हमारी, जैसा आपने बताया कि ओजोन में बहुत बड़ा छिद्र हो गया है, जिसे भी 20 साल भी लग सकते हैं उससे संवरने में, 25 साल ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन वो हमारे प्रदूषण की वजह से ही है, मनुष्य की वजह से है। अपराध को रोकने के लिए तो है, लेकिन ये भी एक अपराध है, ये भी प्रकृति के लिए, सृष्टि का अपराध है। इसके लिए भी क्या होना चाहिए? सरकारी एजेंसियों को या मनुष्य को क्या करना चाहिए? बिल्कुल ये अपराध है। कहीं वृक्षों के साथ हिंसा हो रही है तो कहीं जल हिंसा हो रही है जी, और कहीं भूमिगत जल के साथ हिंसा हो रही है। जी जी जी। और इसमें एक ही चीज़ हो सकती है कि गवर्नमेंट जो है वो, जैसे किसी ने कहा कि भय बिन होत न प्रीति। जी जी जी। तो जब तक सख्ती के साथ कोई कानून ऐसा लागू नहीं करेगी तब तक मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग मान पाएंगे। क्योंकि या तो चेतना आती है पढ़ाई लिखाई से, और वो आज के टाइम में कमाई के सामने पढ़ाई लिखाई मतलब छोटी पड़ जाती है। तो जहाँ कमाने के चक्कर में हैं तो इन चीज़ों को समझना जो है थोड़ा सा परे हो जाता है। जी जी। तो उसके लिए थोड़ा सा सख्ती फिर जरूरी है कि नहीं, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो समाज में से ही लोग निकल के आएंगे जी, और बाहर का तो यहाँ आके कोई उसका बचाव करेगा नहीं वनस्पति का। तो हमें अपने, हम जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे जो है सबको जो एक्टिव होना पड़ेगा और साथ मिलके कार्य करना पड़ेगा। लेकिन हम इस बात को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, एहसास है कि हमारे और हमारे अपनों की उम्र कम होती जा रही है, शरीर में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ऑक्सीजन कम होता जा रहा है,
वायु कम हो रही है, जल कम हो रहा है, पृथ्वी कम होती जा रही है, तमाम तरह की परेशानियां बढ़ रही हैं। तो उस शिक्षा को लेकर हमें आईएएस, इंजीनियर, मंत्री, संतरी बनने से क्या लाभ है? क्योंकि मनुष्य जीता है जीने के लिए, ताकि उसकी जो भावी पीढ़ी है वो भी जिए, वो भी स्वस्थ रहे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन भी, जैसे गैस सिलेंडर घर में हम भोजन बनाने के लिए लेते हैं, उसी तरह से हमें ऑक्सीजन भी सिलेंडर के रूप में लेनी होगी, तभी हम जी पाएंगे। हमें ऐसी कौन सी पहल करनी चाहिए जो इन समस्याओं से हम बच सकें? बिल्कुल सही कहा आपने, जो है कि पहला सुख निरोगी काया, जी स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है जी। और जब स्वास्थ्य, तभी हम स्वस्थ होंगे। जब हम स्वस्थ भोजन करेंगे तो विचार भी हमारे स्वस्थ होंगे। जब हमें भोजन स्वच्छ और स्वस्थ नहीं मिल पा रहा है तो वो सब होना बहुत मुश्किल है। आजकल मिलावटी चीज़ें, बस वही है कि कमाई के नाम पे मिलावट करने से लोग नहीं चूकते। अगर जहर भी पिलाना पड़ेगा तो वो पिला देंगे। तो हम लोगों को खुद भी सोचना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ों से हमें ऐसा बचना चाहिए और हमें स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा जी। और स्वास्थ्य के ध्यान रखने के लिए उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे स्वास्थ्य के विपरीत प्रभाव नहीं डालें। जी जी जी। हमें ये पहल कहाँ से शुरू करनी चाहिए? सरकार को, सरकारी एजेंसियों को, मनुष्य को, चिंतकों को, समाज सेवकों को कहाँ से करनी चाहिए? हम जहाँ हैं वहीं से हमें सबको अपने अपने स्थान से ही पहल कर देनी चाहिए और ये पहल बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे, बहुत क्योंकि स्वास्थ्य जब नहीं है, उम्र कम हो रही है, बीमारियां हमको घेर रही हैं, लास्ट समय जब आता है तो कहते हैं कि यार हमारी ये गलतियां रही हैं। तो मेरा तो कहना है कि उन गलतियों को पहले ही सुधार लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वाकई वाकई वाकई। इसका जीता जाता एक उदाहरण हमारा पिछले साल कोरोना आया पूरे विश्व में और उसने ये साबित कर दिया कि पैसा आपको नहीं बचा सकता। जिसके पीछे मनुष्य भेड़ चाल में लगा हुआ है एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, भौतिक वस्तुओं को बढ़ाने के लिए, लेकिन मनुष्य या प्रकृति या ये सृष्टि ही या ये पंच तत्व ही हमारे काम आते हैं। बिल्कुल सही है। ये कोरोना क्या आया कि जान बची लाखों पाए, जो बच गए वो सौभाग्यशाली हैं। उनमें मैं भी हूँ, आप भी हैं। जी जी, बड़ी अच्छी बात है। और कोरोना ने, मैं तो 2014 में रिटायर हुआ था और थोड़े दिन बैठा, फिर कोरोना ने लिखना सिखा दिया जी, चिंतन करना सिखा दिया। क्या बात है। और कोरोना टाइम में ये जो धूल का गुबार निकलते थे ईंट के भट्टों से, वाहनों को धुआं, जो सांस लेने में भी कठिनाई होती थी, ये सब बंद कर दिया गया। ऑड इवन सिस्टम यहाँ दिल्ली में लागू कर दिया गया, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा और वो फर्क दिखाई देने लगा, सबको दिखाई दिया। और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि 150 किलोमीटर दूर से पहाड़ों को नंगी आंखों से देखा जा सकता था। वाह 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 वाह। तो कोरोना ने कुछ लिया है तो कुछ दिया भी है हमें, और सिखाया और भी है। सिखाया है, तो हमको सबक उससे ले लेना चाहिए और आगे के लिए स्वयं का सुधार करना बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि कोरोना ने आपको लिखना सिखाया, हम अपने श्रोताओं को बता चुके हैं कि आप साहित्यकार भी हैं, चिंतक भी हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को पर्यावरण से, सृष्टि से जुड़ी हुई, इस वनस्पति से जुड़ी हुई एक जागरूक करने वाली एक रचना हमारे सूर्य ताप के बढ़ जाने से, सूर्य ताप के बढ़ जाने से हिमखंड नहीं रह पाएंगे। वाह। सूर्य ताप के बढ़ जाने से हिमखंड नहीं रह पाएंगे और पिघल विशाल जल राशि पृथ्वी पर तांडव मचाएंगे। सागर तट बसी बस्तियां, सागर तट बसी बस्तियां जल समाध ले जाएंगी और जैसे आज ढूंढते द्वारका विषय शोध बन जाएंगी। क्या बात है। संकट आज झेल रहे हम, कल और बड़ा हो जाना है। जल और वायु दूषित होने से वायुमंडल विषैला हो जाना है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्राण वायु अशुद्ध हो जाने से संकट अभी और गहराएगा और छोड़ महानगरों को मानव गांव का रुख अपनाएगा। जी।
अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि संकेत भाषा है प्रकृति की, फर्ज हमारा भी बन जाता है बदलने स्वयं सोच प्रवृत्ति की। क्या बात है। अपने घर को स्वच्छ रखना सबको सदात भाता है, और निष्क्रिय रहें सब रोग विषाणु मन प्रसन्न अति हो जाता है। वाह। और घर परिवार को पवित्र रखने ध्यान स्वयं हम सब रखते हैं, परिवार सदस्य को हो पीड़ा सब मिलकर सेवा करते हैं। पंच महाभूतों का परिवार बड़ा पवित्रतम देव घर कहलाता है, उसको भी अपवित्र करें यदि वह देवों को भी क्रोध दिलाता है। करें संकल्प मिलजुल कर हम पर्यावरण को स्वयं बचाना है, और स्वयं हमारी संततियों का घर सुरक्षा कवच मिल पहनाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने अपनी रचना के माध्यम से हमारे दर्शकों को आनंदित कर दिया और कुछ सीखने के लिए, एक जागरूक करने के लिए संदेश भी दिया, और आपने ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए हम साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपका। और ये सिलसिला चलता रहेगा। मुझे समय दिया, और अच्छा है कि ये सब लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, और इसमें बहुत सारे लोग जुड़ने चाहिए जी। बाकी तो जिंदगी चलती रहती है, हम अपने अपने कार्य करते रहते हैं, मगर इसकी तरफ जो है हमारा ध्यान विशेषकर होना चाहिए। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।